तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 60। प्रिंसिपल ऑफिस। व्योम की बात सुनते ही वंश गुस्से में और बौखला गया। वो गुस्से से व्योम को देखकर बोला, तू उससे माफी मांगेगा? तभी व्योम भी अपने उसी लहजे में बोला, नहीं भाई, मैं उससे माफी नहीं मांगने वाला। जो भी हुआ था उसकी वजह से हुआ था। अब उन दोनों को लड़ता देख प्रिंसिपल ने वहाँ से निकलना ज्यादा सही समझा, वरना कहीं उनका गुस्सा उस पर ही न फूट पड़े। प्रिंसिपल वंश की तरफ देखा और कहा, सर आप बात करिए, मैं बाहर सबको शांत करवाता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से भाग गया। वहीं व्योम की बात सुनकर वंश तेज आवाज में फिर बोल पड़ा, क्यों, क्या किया था उसने? अब ये सुनकर व्योम और बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो गुस्से में बोला, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेहर को प्रपोज करने की। ये कहते हुए उसका चेहरा गुस्से में लाल हो चुका था। व्योम की बात सुनते ही वंश को पहले कुछ समझ नहीं आया। वो उसी तरफ झुंझलाहट में बोला, मेहर, तो अगर वो मेहर को प्रपोज कर रहा था तो तूने उसे क्यों मारा? तभी व्योम गुस्से में बोला, उसकी पहले ही एक गर्लफ्रेंड थी, उसे ब्रेकअप करके वो मेहर का इस्तेमाल करना चाहता था। ये सुनते ही वंश की भौहें तन गई। वो आगे कुछ कहता, उसे पहले वहाँ रोनी आ गया। अंदर आते ही वो बोला, भाई व्योम सच कह रहा है, ये सब उसने मेहर को बस बचाने के लिए किया। वो कमीना वरुण बस उसका फायदा उठाने के लिए उसे पूरी क्लास के सामने प्रपोज कर रहा था। ये सुनकर अब वंश नासमझी में उन दोनों को देखने लगा और फिर बोला, अगर वो उसे प्रपोज कर रहा था तो मेहर को उसे मना करना चाहिए था। व्योम, तू बीच में क्यों कूदा? ये सुनकर रोनी फिर बोला, उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था भाई। अब ये सब सुनकर वंश चुप हो गया। उसे समझ नहीं आया कि अब वह आगे क्या कहे। व्योम गलत नहीं था, पर उसका तरीका गलत था। वो एक गहरी सांस लेकर बोला, चाहे जो भी हो, तेरी इंटेंशन कोई भी हो, पर तेरा तरीका गलत था। अगर तुझे वरुण से प्रॉब्लम थी तो तुझे मेहर को सब सच बताना चाहिए था, और इसके बजाय तूने। व्योम ने पहले ही बोल दिया, भाई मैंने जो किया वो बिल्कुल सही किया, वो कमीना इसी के लायक था। वंश ने फिर कहा, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेहर को प्रपोज करने की। व्योम की बात सुनते ही वंश की आंखें छोटी हो गई। उसे व्योम के चेहरे पर बेहद गुस्सा साफ दिख रहा था। वो हैरानी लिए बोला, तुझे मेहर से क्या? कल को तो तू उसे ही खत्म करने वाला था, तो आज तुझे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? व्योम उसी लहजे में गुस्से से बोला, भाई कल जो भी हुआ था वो एक एक्सीडेंट था, मैंने जानकर नहीं किया था, कुछ भी सब गलती से हुआ था, और वो वरुण सब जान कर रहा था। वंश अब आगे और व्योम से बर्दाश्त नहीं करना चाहता था। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है, गलत चाहे जो हो, पर तू अच्छे से जानता है अगर दादाजी को ये सब पता चला तो आगे क्या होगा। व्योम बोला, इसका भी इंतजाम मैंने कर लिया। ये सुनते ही वंश ने उसे घूर कर कहा, क्या सोचा है तूने? कैंटीन। रिया बैठे बैठे मेहर का इंतजार करते हुए करीब आधा घंटा बीत चुका था, पर मेहर अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। मेहर को अब तक वहां न पहुंचता देख रिया परेशान होकर खुद से बोली, आखिर ये मेहर कहाँ गई? कुछ सोचते हुए बोली, हम उसे फोन करके पूछ लेते हैं। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला ही था कि तभी उसके कानों में उसके ठीक पीछे की टेबल से एक लड़की की तेज आवाज आई, जो शायद अपनी दोस्तों से कुछ बात कर रही थी। अरे
तू जानती है आज की ब्रेकिंग न्यूज सुनी? ये सुन उसकी दोस्त हैरानी में बोली, ब्रेकिंग न्यूज? कैसी न्यूज? तभी वो लड़की बोली, अरे यही कि व्योम मल्होत्रा ने एक लड़के को पीट दिया। ये सुनते ही रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसके मेहर के फोन मिलते हुए हाथ अचानक रुक गए। तभी उस लड़की की दोस्त बोली, क्या? पर क्यों? तभी पिछली वाली लड़की बोली, मैंने सुना था कि व्योम की क्लास का लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। तभी व्योम बीच में खुद गया और उसे मारने लगा। ये सुनकर उसकी दोस्त लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्या? एक लड़की के लिए व्योम मल्होत्रा लड़ गया? कौन है वो? थोड़ी दूर बैठी रिया खुद से बोली, मुझे क्या? वो व्योम कुछ भी करें, अब तो इन सब से दूर ही रहना ठीक है। इतना ही कहा था कि पीछे खड़ी वही लड़की बोली, अरे वो अभी कॉलेज की नहीं है जो उस दिन उससे नहीं लड़ रही थी। वो अपने सर पर हाथ रख याद करते हुए कहा, अरे हाँ, मेहर नाम था उसका। माना इस सीन को देखकर लग रहा है कि व्योम मल्होत्रा को उस लड़की से कहीं प्यार तो नहीं हो गया। वहीं ये सब सुनते ही रिया अचानक अपनी टेबल से उठी और हैरानी में पीछे देखने लगी, जहां अब तक वो लड़कियां वहां से जा चुकी थी। रिया खुद से बोली, कहीं वो व्योम फिर से तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। ये कहते हुए रिया वहां से भागते हुए उसी क्लासरूम की तरफ बढ़ी जहां कुछ देर पहले मेहर ने उसे जाने को कहा था। हॉस्पिटल। एक वार्ड में डॉक्टरों की टीम एक कमरे के बाहर खड़ी बात कर रही थी। एक डॉक्टर बोला, हमें कैसे भी करके उन्हें बचाना होगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो हम नहीं बचेंगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगाया और वार्ड के अंदर चले गए। सबके चेहरे पर डर था। वे जानते थे कि एक गलती उनकी जान तक ले सकती है। वार्ड के अंदर स्ट्रेचर पर एक आदमी लेटा था। उसका पूरा शरीर खून से भरा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो। कहना मुश्किल था कि वो जिंदा है या मर चुका। अंदर आते ही डॉक्टर ने एक दूसरे को देखा और गहरी सांस भरकर आगे का प्रोसीजर शुरू किया। पहले एक नर्स ने उस शख्स का चेहरा साफ किया जो खून से भरा था। उसके चेहरे के साफ होते ही वो स्पष्ट दिखने लगा। ये कोई और नहीं, रियांश था। रियांश मल्होत्रा, जो आज जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। क्या होगा आगे? व्योम क्या करने वाला है? आगे कैसे मनाएगा वो दादाजी को? वहीं कैसे हुई रियांश की ये हालत? कौन था वो जिसने उसका ये हाल किया? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है 0.61 दिल। कॉलेज। रिया भागते हुए उस क्लासरूम के बाहर पहुंची जहां कोई नहीं था। रिया की नजर उस कमरे के अंदर गई जहां सब कुछ बिखरा था। लग रहा था मानो वहां कुछ देर पहले कोई तूफान आया हो। वही 4-5 आदमी वहां साफ सफाई कर रहे थे। उन्हें देख रिया ने उनसे पूछा, एक्सक्यूज मी, अभी यहाँ जो लोग थे वो कहाँ गए? ये सुनते ही एक काम कर रहा आदमी सामान उठाते उठाते रुक गया। वो रिया को देखकर बोला, जितने भी बच्चे थे वो अपनी अपनी क्लास में चले गए। तभी रिया फिर बोली, और जिसने ये सब किया है वो? तभी एक दूसरा काम कर रहा आदमी रुका और रिया को देखकर बोला, व्योम सर। वो तो प्रिंसिपल ऑफिस में है, वंश सर के साथ। उसने इतना ही कहा था कि आगे बिना कुछ सुने रिया वहां से भाग गई। उसके वहां से जाते ही काम कर रहे आदमी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे, जैसे कह रहे हो इस लड़की को क्या हुआ। कुछ पल रुकने के बाद उन सब ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया। उधर प्रिंसिपल ऑफिस। व्योम की बात सुनते ही वंश ने कहा, अब क्या सोच रहा है तू व्योम? उसने इतना ही कहा था कि व्योम ने उसे देखकर कहा, भाई मैं अभी ही ऑस्ट्रेलिया के लिए निकल रहा हूँ। एयरपोर्ट जाने से पहले मैं दादाजी से मिलने घर जा रहा हूँ। आप बस तब तक यहाँ बात संभाल लीजिएगा। बस जब तक मैं यहाँ से निकलता नहीं तब तक दादाजी को सच नहीं पता चलना चाहिए। ये सुनते ही वंश फिर गुस्से में बोला, पागल है तू?
मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, समझा। उसने इतना ही बोला था कि तभी अचानक उसका फोन बजा। उसने फोन पर हो रहे अननोन नाम को देखा। वो नाम पढ़ ही रहा था कि पीछे से व्योम ने दूर खड़े रोनी को बाहर निकलने का आंखों से इशारा किया। व्योम को इशारा करते देख पहले तो रोनी को कुछ समझ नहीं आया, पर वो इतना तो समझ गया कि शायद व्योम उसे बाहर जाने को कह रहा था। वो उसे देख सर हिलाकर वहां से निकल गया। वही व्योम ने एक बार वंश को देखा, फिर कहा, भाई यार प्लीज। उसकी बात सुनते ही वंश ने फोन से ध्यान हटाकर सामने खड़े व्योम को देखा और कहा, मैंने कहा ना, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इनफैक्ट मैं खुद दादाजी को सब सच बताने जा रहा हूँ। अगर तू झूठ बोलकर गया तो बाद में वो मेरी क्लास ले लेंगे, समझा तू। उसने इतना ही कहा था कि तभी व्योम बीच में बोला, तो आप मेरी मदद नहीं करेंगे? ये सुनते ही वंश अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं, समझा। उसने जैसे ही ये बोला वैसे ही व्योम ने अपना फोन निकाला और वंश की तरफ बढ़ा दिया। वंश झुंझलाहट में बोला, अब ये क्या है? उसने इतना ही बोला था कि तभी उसकी नजर स्क्रीन पर चल रही एक वीडियो पर गई। वीडियो सिर्फ कुछ सेकंड्स की थी, पर उन कुछ सेकंड्स की वीडियो को देखते ही वंश की आंखें हैरानी में फैल गईं। उस वीडियो में कोई और नहीं, वही था जो एक क्लब में ड्रिंक बार में बैठा शराब पी रहा था। वीडियो देखते ही वंश का गला सूख गया। वही वंश के चेहरे पर दर्द देखकर व्योम मुस्कुरा उठा। वो हंसते हुए बोला, हम भाई, वैसे आपकी चॉइस काफी अच्छी है। ये सुनते ही वंश की सांसें अटक गईं। वो लड़खड़ाते हुए बोला, ये वीडियो। उसने इतना ही कहा था कि तभी व्योम उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, क्या सोच रहे हैं भाई, ये वीडियो मेरे पास कहाँ से आई? व्योम एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। ये सुनकर वंश ने आगे कुछ नहीं कहा, बस हैरानी और चुप्पी लिए वो व्योम को देखने लगा। तभी व्योम फिर बोला, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो ये वीडियो मैं सीधे दादाजी को फॉरवर्ड कर दूंगा, और अगर ये दादाजी के पास गई तो आप अच्छे से जानते हैं कि वो आपके साथ क्या करेंगे। ये सुनते ही वंश ने वो मंजर इमेजिन कर लिया जब दादाजी वो वीडियो देखेंगे। वो सब सोचते ही वंश डर से कांप गया। उसके मन में यही था कि अगर दादाजी ने ये वीडियो देख ली तो पक्का उसे मार मार कर सांस लेने लायक नहीं छोड़ेंगे। सब सोचते ही वंश ने कांपते हुए कहा, देख व्योम, इसे अभी डिलीट कर। ये कहते हुए उसने व्योम के हाथ से फोन झपटने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, पर वो उसके हाथ में आ पाता उससे पहले ही व्योम ने फोन अपनी पॉकेट में रख लिया। व्योम धीमी हंसी के साथ बोला, मैं पागल हूँ पर बेवकूफ नहीं भाई, जो अपने हाथ से इस सोने की चिड़िया को निकलने दूं। वंश का गुस्सा फटने ही वाला था। वो फिर बोला, तू मुझे धमकी दे रहा है व्योम? व्योम ने नजरें नीचे किए कहा, धमकी नहीं भाई, मजबूरी है। अगर दादाजी को ये सब पता चल गया तो वो मुझे इन सब के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो आज मुझे बचने के लिए आपको मेरा साथ देना ही होगा, वरना ये वीडियो। ये कहते हुए वो चुप हो गया। वही वंश गहरी सोच में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पीटना तो उसका पक्का था दादाजी से। अगर व्योम को बचाने का बहाना बनता तब भी डांट खाता, और अगर वीडियो दादाजी को चली गई तो वो उसे घर से भी निकाल देंगे। वंश अपनी ही सोच में गुम था कि फिर व्योम ने अपना आखिरी वार किया, आप मेरी मदद करेंगे तो ये वीडियो कहीं नहीं जाएगी, नहीं करेंगे तो दादाजी को कुछ ही देर में सब पता चल जाएगा। अब वंश का चेहरा सख्त हो गया। वो शौक, गुस्सा और बेबसी तीनों से लड़ रहा था। कुछ पल बाद उसने दांत भींचकर कहा, तू जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, पर ये वीडियो अभी के अभी डिलीट कर। उसकी बात सुनकर व्योम उसी हंसी के साथ बोला, मेरे वहाँ पहुँचते ही ये डिलीट हो जाएगी, अब आप इसकी चिंता मत कीजिए। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं जानता था कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। ये बोलते ही वो मुड़ा और वंश के पास आकर उसके गले लगा। वंश ने उसे घूर कर कहा, अब वहाँ ऐसी कोई हरकत मत करना, अपना ख्याल रखना। ये सुनते ही व्योम मुस्कुरा दिया और बोला, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से निकल गया। वही उसके जाते ही वंश ने एक राहत भरी गहरी सांस ली, पर तभी उसके मन में एक ख्याल आया, ये वीडियो इसके पास आई कैसे? मैं तो प्राइवेट बार में गया था, फिर व्योम वहाँ क्या करने गया? आगे कहते कहते वो चुप हो गया और हैरानी से सामने खुले दरवाजे को देखने लगा, जहाँ से कुछ देर पहले ही व्योम निकला था। क्या होगा आगे? व्योम क्या दादाजी से बचकर निकल पाएगा वहाँ से? वही किसका फोन था? वंश के फोन पर आगे जाने के लिए पढ़िए, दिल तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। दिल, अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज मेरी और कहानियाँ भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी,
चेरी ब्लॉसम। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर एंड कमेंट करें और अपना फीडबैक भी दें। दिल शुक्रिया। पढ़ने के लिए अगला भाग जल्द आएगा। पढ़ने के लिए शुक्रिया।